हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रहा है। पॉलिटिकल साइंस में हम आज देखने वाले जो हमारा भारतीय संविधान चल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, उससे पहले हम अनुसूची को देखने वाले। ठीक दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोस्तों, ये पता तो होता है लेकिन हमको काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है। तो दोस्तों, आज आपका जो कन्फ्यूजिंग है वो दोस्तों सारा दूर हो जाएगा। बस आप इसको ध्यान से देखिए तो दोस्तों आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान में 22 भाग और 355 अनुच्छेद है। लेकिन दोस्तों इसमें ए बी सी डी से जोड़कर अगर देखें तो 25 भाग तक लगभग हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों मूल अगर देखें तो 22 भाग ही है। लेकिन दोस्तों अगर संविधान में देखें तो जो ज़्यादा विवादास्पद है, मतलब कि ज़्यादा ऐसा लगता है कि उस पर कुछ मतलब उसको पूरा डिफाइन किया गया है। ज़्यादा जिस पर डिस्प्यूट जो मुद्दा रहता है उसको दोस्तों संविधान के अनुसार उसको अगर अनुसूची में देखें तो उसको उधर डिफाइन किया गया है। मतलब अगर हम संविधान को पढ़ते हैं और हमको लगता है कि इसको डिटेल्स हमको जानना है तो फिर दोस्तों हमको उसको अनुसूची में जाना होता है। तो जो संविधान बनाए वो काफ़ी सोच समझ कर और काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि समझदारी से उसको बनाया गया है। ठीक दोस्तों, तो हम जो संविधान में पढ़ते हैं उस संविधान में हमको किसी चीज़ को ज़्यादा डिटेल से जानना होता है, जिस पर ऐसा लगता है कि इस पर विवाद हो सकता है तो दोस्तों उसको अनुसूची में डिफाइन किया गया है। दोस्तों हमारी जो मूल अनुसूची थी जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय दोस्तों अगर देखें तो 8 अनुसूची थी, लेकिन अब जो वर्तमान में दोस्तों 12 अनुसूचियां हो चुकी है। दोस्तों 12 अनुसूचियों में क्या है दोस्तों उसको हम दोस्तों देखते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों हमारा जो टॉपिक है आज रहेगा अनुसूची का। ये दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक, देखिए अनुसूची को देखने वाले पूरी 12 अनुसूची है, जो कि मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूची थी, उसके बाद में 12 आज वर्तमान में है। ठीक दोस्तों, जो 4 है वो कब जुड़ी और क्यों जुड़ी दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले जो पहली अनुसूची है दोस्तों, पहली अनुसूची को अगर देखें तो उसमें दोस्तों जो पहला संविधान का भाग है या पहला अनुच्छेद है या पहली अनुसूची है दोस्तों, अगर किसी में भी आप पहला देखेंगे तो वहाँ केंद्र, राज्य, संघ इससे ही संबंधित दोस्तों आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर देखें तो पहली अनुसूची में भी संघ और राज्य के बारे में ही दिया गया है। लेकिन दोस्तों उसके पहले कुछ बातें आपको समझनी है। जैसे कि जो पहले अगर देखें तो हमारे जो है 28 राज्य, ठीक 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर दोस्तों 29 राज्य हुए। ठीक, और अगर देखें दोस्तों तो 2 केंद्र शासित प्रदेश है ये अब बने। तो अभी जो अगर देखें दोस्तों तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन दोस्तों अगर देखिए जो गुजरात वाला क्षेत्र है वहाँ पर दादर और नगर हवेली और दमन और दीव 2 केंद्र शासित प्रदेश है, उनको दोस्तों एक कर दिया गया। तो अभी दोस्तों अगर हम देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे हो चुके। तो दोस्तों पहली अनुसूची में यही दिया है दोस्तों, 28 राज्य और 9 मतलब कि अगर देखें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि दोस्तों 9 थे, अब क्या है कि वह कितने हो चुके हैं, अब 8 हो चुके हैं, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश को एक कर दिया है। ठीक दोस्तों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कौन सा राज्य कब बना और क्या वहाँ की स्थिति थी दोस्तों पूरी डिटेल्स आपको एक अनुसूची में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में दोस्तों क्या है, देखिए उनके वेतन भत्ते का उल्लेख है। देखिए वेतन भत्ता, देखिए दोस्तों आपको शॉर्टकट में समझना है। देखिए जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार में जो व्यक्ति रहेंगे, जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े पद है, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, लोकसभा का अध्यक्ष हुआ, सांसद हुए। अगर राज्य में देखें तो हमारे मुख्यमंत्री हुए, राज्य में जो विधायक है वो केंद्र में मतलब कि अगर देखें जो मंत्री है दोस्तों, जो तमाम जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े पद है, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, केग हुए, ठीक, उसके बाद में वित्त आयोग के जो मंत्री है दोस्तों, सभी जो बड़े बड़े पद हैं उनके दोस्तों वेतन और भत्ते डिफाइन किए गए। मतलब उनको बताया गया कि कौन से पद पर कौन व्यक्ति रहेगा तो उसको कितनी सैलरी और वेतन भत्ता दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, हम कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं
तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमको कितनी सैलरी मिलेगी या कितना वेतन भत्ता मिलेगा। ठीक, तो दोस्तों वही जो बड़े बड़े पद है उनके भी वेतन भत्ते यहाँ पर बताए गए हैं कि उनको कितनी सैलरी मिलेगी और कितना उनको भत्ता मिलेगा। ठीक, उनके खर्चे के लिए। ठीक, दोस्तों वही बात यहाँ पर अनुसूची 2 में उसको पूरा डिटेल से जितने भी बड़े बड़े पद हैं उनको दोस्तों डिफाइन किया गया, यहाँ पर बताया गया। ठीक, तो दोस्तों 2 में ये आपको याद रखना है। 3 में दोस्तों ये आएगा कि उनकी शपथ का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, जब वो उनको वेतन भत्ता दे दिया है केंद्र ने, तो दोस्तों अब उनका क्या है, उनको क्या करना है, शपथ लेना है। मतलब कि अपने से खुद से कि मैं क्या करूँगा, जो भी कार्य करूँगा देश के हित में करूँगा और पूरी सत्य निष्ठा से करूँगा, बिना किसी दबाव में आकर करूँगा, बिना किसी लाभ से ना करूँगा। ठीक दोस्तों, वही यहाँ पर शपथ। लेकिन दोस्तों ऐसा संविधान में बताया गया और आप जानते हो दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है। ठीक, दोस्तों वही शपथ का यहाँ पर 4 में दोस्तों अगर देखें तो राज्यसभा में, ठीक, राज्यसभा में अगर देखें दोस्तों तो जो प्रतिनिधि होते हैं उनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है राज्यसभा के सदस्य का। दोस्तों अब जो राज्यसभा में जो सदस्य आएंगे, देखिए दोस्तों केंद्र सरकार में अगर हम देखें, ठीक, केंद्र सरकार में दोस्तों राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। जो लोकसभा है दोस्तों वो मतलब कि हम डायरेक्टली जो सांसद रहते हैं उनको चुनकर भेजते हैं। तो जो जनता की सभा है, जनता की लोकसभा है दोस्तों, नाम से पता चल रहा है। लेकिन राज्यसभा में हम नहीं चुनते दोस्तों, वहाँ सांसद जाते हैं, वहाँ भी सांसद ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों वो राज्यों से चुनकर वहाँ जाए जाते हैं, राज्य से, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ चुनकर वो राज्यसभा में जाते हैं। क्योंकि दोस्तों राज्यों का ये कहना है कि जो भी केंद्र में कानून बनेगा, जो भी वहाँ पर संसद में, वो राज्य में तो लागू होगा। तो जो राज्य में लागू होगा तो हमको पता रहना चाहिए कि वहाँ क्या कानून बन रहा है। तो इसलिए राज्यों से चुनकर दोस्तों ये जाते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, और जो हम चुनकर भेजते हैं वो लोकसभा में जाते हैं। तो दोस्तों 2 पद है, 2 मतलब क्या है, सभाएँ हैं, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक दोस्तों, आगे मैं बताऊँगा जब हम कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। राज्यसभा और लोकसभा है, उन दोनों को मिलाकर ही दोस्तों संसद बोला जाता है। ठीक, तो दोस्तों ये राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य से भी आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो प्रतिनिधि करते हैं उनका। ठीक दोस्तों, 4 में यह बताया गया। 5 में दोस्तों अगर देखें तो SC और ST का क्षेत्र है। ठीक, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो सरकारी सेवाओं में जो रिजर्वेशन है और जो राजनीति में दोस्तों वह उनका बताया गया है कि कहाँ कहाँ उनको ये मिल सकता है, कहाँ कहाँ मतलब कि होना चाहिए। दोस्तों पूरा डिफाइन किया गया। मैंने क्या बताया आपको कि जो सभी जो मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो दोस्तों अनुसूची में पूरा डिटेल से उसको बताया गया। दोस्तों यहाँ पर ये भी बताया गया ST ST के बारे में। 6 में अगर देखें दोस्तों तो जो मैप, अगर भारत का मैप देखें, जो उत्तर के क्षेत्र में अगर देखें, सॉरी दोस्तों पूर्व के क्षेत्र में, तो जो असम है, असम दोस्तों आपको कुछ राज्यों के नाम याद रखने, जैसे असम हुआ। ठीक, असम के बाद में मेघालय हुआ। ठीक है, असम, मेघालय, उसके बाद में अगर देखें तो जो मिजोरम है, मिजोरम आपको याद रखना है, और त्रिपुरा। ठीक, इनकी जो जनजाति है दोस्तों, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, दोस्तों इनकी वहाँ जो जनजाति है, इनको क्षेत्र मतलब उनको भी सभी क्षेत्रों में जो कि इनको छूट दी गई है। दोस्तों यहाँ SC ST पूरा आएगा यहाँ पर 5 में। और 6 में दोस्तों कुछ राज्यों की जो जनजाति वहाँ जो रहते हैं उनको दोस्तों विशेष तौर पर दर्जा दिया गया है। ठीक दोस्तों, 6 आपको उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही सिंपल है दोस्तों, याद हो गई होगी। अब दोस्तों हम आते हैं 7वीं में। ठीक, 7वीं देखते हो दोस्तों, 7वीं यहाँ कर लेते हैं। 7वीं में दोस्तों क्या है कि शक्तियों का क्या है, बंटवारा है। अभी दोस्तों देखते हैं शक्तियों का बंटवारा है। देखिए दोस्तों कैसा शक्तियों का बंटवारा, जो कि दोस्तों क्या है कि हमारे देश में 2 प्रकार की सरकारें हैं, एक तो केंद्र सरकार है और सभी राज्यों की भी अपनी सरकारें हैं। ठीक, तो दोस्तों क्या है कि केंद्र सरकार कौन सा कानून बनाएगी और राज्य सरकार कौन सा कानून बनाएगी। अगर दोस्तों केंद्र सरकार कानून बनाए और राज्य बोल दे कि हम तो उसको हमारे राज्य में लागू नहीं करें, तो दोस्तों क्या है कि फिर ऐसी स्थिति में विवाद हो सकता है, टकराव हो सकता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। दोस्तों पहले से ही क्या है कि डिफाइन किया गया, पहले से ही बंटवारा कर दिया गया है किसका, केंद्र सरकार किस विषयों पर कानून बनाएगी और राज्य सरकार किस विषयों पर कानून बनाएगी। तो दोस्तों 3 मतलब ऐसी कैटेगरियाँ बनाई गई है।
एक तो संघ सूची है दोस्तों, संघ केंद्र नाम से पता चल रहा है, संघ सूची और एक राज्य सूची और समवर्ती सूची है। मतलब एक ऐसी सूची है जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी, उसको बोला गया समवर्ती सूची। ठीक दोस्तों, ये जो शक्तियों का बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, दोस्तों इसको लेकर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें मैं पूरा बताऊंगा कि केंद्र सरकार किस पर कानून बनाती है, राज्य सरकार किस पर कानून बनाती है और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं। दोस्तों आप चिंता ना करिएगा, उसके ऊपर में अलग से डिटेल, वो छोटा सा है दोस्तों, बहुत ही क्लियर हो जाएगा, आपको एक बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल इसको हम अनुसूची देखते हैं। तो उसमें दोस्तों बंटवारा किया गया है शक्तियों का, बस संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विषय बांटे गए कि कौन सा किस विषय पर कानून बनाएगी। दोस्तों 7 में यह है। ठीक 8वीं अनुसूची में दोस्तों देखिए तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, भाषाओं का यहाँ पर उल्लेख है। दोस्तों 22 भाषाओं का क्यों उल्लेख है, मतलब दोस्तों मूल संविधान में 22 भाषा नहीं थी दोस्तों, 14 थी, लेकिन उसके बाद में अभी वर्तमान में देखें तो 22 भाषा हो चुकी है। ठीक है, देखिए दोस्तों 22 भाषा क्यों है यहाँ पर अनुसूची में, इसको समझिए, इसकी ज़रूरत क्या है। दोस्तों हमारे देश में आपको लगता होगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो 22 भाषा की ज़रूरत क्यों है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों। ठीक, यह बातें आप याद रखें। क्योंकि हिंदी इसलिए नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि संविधान जो है बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही समझदारी से बनाया गया है। देखिए आप उसके महत्व यहाँ समझ में आएगा। देखिए जो कि हम दक्षिण भारत में जाते हैं दोस्तों, नीचे का क्षेत्र जैसे तमिलनाडु में हुआ तो वहाँ तो तमिल भाषा बोली जाती है। अगर केरला में अगर देखें तो वहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। आंध्रा और तेलंगाना में देखें तो वहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। वहाँ दोस्तों हिंदी भाषा नहीं बोल सकते, वो उनको नहीं आती है। ठीक, अगर दोस्तों ऐसा संविधान में लिख दिया जाए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिस तरह दोस्तों हमारा तिरंगा है, जो कि तिरंगा हमको पता है कि पूरा देश का एक ही तिरंगा है दोस्तों, तिरंगे को मानना सबका फर्ज बनता है, सबका कर्तव्य बनता है। लेकिन दोस्तों जो जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है दोस्तों, उसको सबको पूरे देश में मान्य, उसका मतलब कि सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि हमारा राष्ट्रगान है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, सबको सम्मान करना जरूरी है, और नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, दंड मिलेगा। वही दोस्तों अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना लिया जाए तो दोस्तों दक्षिण भारत में तो उनको आती ही नहीं है, तो उसको उनके साथ दोस्तों अपमान, मतलब कि अच्छी बात नहीं है दोस्तों। क्या है कि इसलिए राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं बनाया गया। हाँ, अधिकतर उत्तर भारत में और जो मध्य भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन वो राष्ट्रभाषा नहीं है। जो दोस्तों उन राज्यों की, जिन राज्यों की जो भाषा है उस भाषा में वो कार्य कर सकते हैं, ऐसा बाधित नहीं बनाया गया। मैंने पहले बताया दोस्तों संविधान काफ़ी मतलब कि समझदारी से सोच समझ कर बनाया गया है दोस्तों। वही है 22 भाषा का, वही है कि 22 भाषा में से दूसरी भाषा नहीं बोल सकते आप। 22 भाषा दे दी गई है संविधान ने कि 22 भाषा में से दोस्तों सारी भाषा, इसमें जितनी भाषा है, मैथिली है, सिंथली है, डोंगरी है, तमिल है, तेलुगु है, सारी, हिंदी, इंग्लिश, सब भाषा को इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक, ये 22 भाषा। तो दोस्तों ये मूल अनुसूची में ये इतने 8 आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको 8 समझ में आ गए होंगे। ये दोस्तों अब आगे जो 4 अनुसूची है वो कब जुड़ी और क्यों जुड़ी दोस्तों, इसको हम देखते हैं। देखिए जो 9वीं अनुसूची है दोस्तों, वह जुड़ती है 1951 में, पहला संवैधानिक संशोधन और भूमि से संबंधित दोस्तों, ये आप इसको ध्यान रखें। देखिए क्या है, आपको याद रखना दोस्तों, जो महत्वपूर्ण संशोधन पढ़ेंगे उसमें भी उसका जिक्र होगा। पहला ही संवैधानिक संशोधन कर दिया गया दोस्तों, और इसको जोड़ दिया गया 9वीं भूमि संबंधी। मतलब दोस्तों उस समय क्या होता था कि बहुत सारी भूमि होती तो लोगों के पास, और वो क्या थे कि अपने पास ही रखते थे, लेकिन फिर उसको कानूनी मतलब उस दायरे में लाया गया, इसलिए दोस्तों संशोधन किया गया और दोस्तों ये 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। 10वीं अनुसूची दोस्तों अगर देखें तो दल बदल कानून, दोस्तों दल बदल कानून बनाया गया। दोस्तों अगर देखते हैं जो राजनीतिक पार्टियां होती है, देखा होगा सब नेता, जो पार्टी हार जाती है, कोई जीत जाती है तो मतलब दल बदल रहे थे। कोई वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है, कोई दूसरी पार्टी से छोड़कर तीसरी पार्टी में चला जाता है। जो कि दोस्तों अभी भी आपको याद होगा कि अभी कोई विधायक है या सांसद या मंत्री एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है। अभी दोस्तों बहुत ही मुद्दा जो कि आपको पता होगा उछला था, तो दोस्तों वही बात है कि ये कानून पहले ही बन गया था। और ये कब बना था, 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में, कि कोई भी क्या है, जब
चुनाव हो जाएगा उसके बाद में वो उस पार्टी में ही रहेगा, मतलब कि वो दूसरी पार्टी नहीं बदल सकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी इस कानून का पालन नहीं किया जाता। ठीक दोस्तों, ये कानून पहले बन गया था 1985 में 52वां संवैधानिक संशोधन के तहत। ठीक, अब दोस्तों जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज है। ठीक, पंचायती राज देखिए ये क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र है दोस्तों, जो ग्रामीण जो रूरल एरिया है उसको डेवलप करने के लिए पंचायती राज दोस्तों नियम कानून बनाया गया। ठीक, और इसको 1992 में लागू हुआ और 24 अप्रैल 1993 को यह पूरे देश में लागू हो गया। मतलब 92 बोला जाता है इसको। 92 में कानून बना और लागू हुआ 1993 में 24 अप्रैल को। इसलिए दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो गाँव है दोस्तों, अगर देखें हमारे देश में तो एक बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं, जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता दोस्तों बहुत सारी सिटियाँ हैं। और दोस्तों गांव है तो गांव को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए पंचायती राज होता है दोस्तों। ठीक, और नगरों को डेवलप करने के लिए कौन होता है, नगर पालिका होती है हमारी, नगर निगम, नगर पालिका, उसको दोस्तों पंचायती राज जब पढ़ेंगे हम तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इनको दोस्तों 29 विषय दिए गए। ये दोस्तों आ सकता है कि 29 विषय पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची में अगर देखें दोस्तों तो नगर पालिका। ठीक, इनको 18 विषय दिए गए। ठीक दोस्तों, तो ये 12 ही अनुसूचियाँ दोस्तों हमने देख लिए, जो कि मूल संविधान में 8 थी और ये 4 बाकी कब जुड़ती है, ये पहला संवैधानिक संशोधन 1951। ठीक, 52वां संवैधानिक संशोधन 1985, फिर ये दोस्तों 1993 में जुड़ती है। ये दोस्तों अनुसूची दोस्तों आप इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ेंगे शक्तियों का बंटवारा। मैं आपको बताऊंगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियाँ क्या क्या होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।